अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, इस वक्त जोन सा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की समरी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था नर्व इम्पल्स। हमने कहा था कि नर्व इम्पल्स इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। तो अब ये इसी नर्व इम्पल्स को बेटा हम देखने जा रहे हैं एक ग्राफ की सूरत में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो नर्व इम्पल्स है उसमें एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है बेटा, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकते हैं। बेटा ये अलग से एक लॉन्ग बन सकता है जो कि है ग्राफ ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बच्चों को अक्सर इशू आता है ग्राफ समझने में, तो इसीलिए इसके लिए मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग शेयर आपसे शेयर करूंगा। मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो बेटा टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बेटा ग्राफ ऑफ नर्व इम्पल्स की हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि जब न्यूरॉन में से किसी तरह का भी कोई मैसेज ट्रैवल नहीं हो रहा होता, कोई नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं हो रही होती, उस वक्त जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बेटा वो क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मैंने यहाँ पर वन से रिप्रेजेंट किया। तो बेटा आप देखें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और हमने कहा था कि ये जो पोटेंशियल है ये न्यूरॉन सेल की साइटोप्लाज्म वाली साइड जो है वो -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसमें होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास आप नोट करें, अंदर की तरफ अंदर की तरफ क्या है इस वक्त? नेगेटिव चार्ज है। जबकि आप नोट करें बाहर की तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो चूंकि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसको माइनस से शो करते हैं। तो बेटा हमने देख लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम माइनस से क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्यों क्यों है बेटा, ये हमने लास्ट टाइम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ लिया था। अच्छा, तो पहला हमारे पास है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। इस वक्त न्यूरॉन किसी किस्म की कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसफर नहीं कर रहा। अच्छा, अब होगा ये कि न्यूरॉन के ऊपर आ गई है नर्व इम्पल्स। कैसे आएगी? जब भी कोई इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आएगा तो ये जो बेटा पोटेंशियल है -70 से हमारी बुक के मुताबिक कहाँ तक आ जाएगा? -50 या -55। तो इसका मतलब है कि ये जो नर्व इम्पल्स है इसको क्रिएट करने के लिए जो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस चाहिए, जो जो स्टिमुलस चाहिए जिससे ये जो पोटेंशियल है बेटा ये -70 से कहाँ तक आ जाएगा? -50 में। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर हजारों बैक्टीरिया इस वक्त मौजूद हैं बॉडी पे। हमारे ऊपर जो है वो बैक्टीरिया क्यों नहीं स्टिमुलस क्रिएट करते? क्योंकि इनका स्टिमुलस जो है बेटा वो -50 नहीं क्रिएट कर पाता, वो -50 से कम करता है। तो जब वो -50 से लेस देन होता है तो हमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस फील नहीं होती। तो तब हमें कोई स्टिमुलस फील होगा जब वो क्या करे, -70 से वो वोल्टेज ले आए -50। तो बेटा इस वक्त ये वोल्टेज -50 पर आ चुका है, तो इसको हमने नाम दिया थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, या इसको कुछ बुक्स में हाइपोपोलराइजेशन भी कहा जाता है। तो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस जो है वो ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि वोल्टेज को -70 से -50 तक ले आए। नेक्स्ट हमारे पास है डीपोलराइजेशन। अब होगा ये कि बेटा सोडियम गेट्स हमने पढ़ा था कि ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर मूव करेगा। तो बेटा जब ये सोडियम जो है जब ये अंदर की तरफ आएगा तो अंदर जो चार्ज है जो कि पहले नेगेटिव था, अब वो क्या होने लग जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है पहले न्यूरॉन इस हालत में था, अंदर टोटल नेगेटिव था। अब नर्व इम्पल्स यहां तक पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये नर्व इम्पल्स जो यहां तक पहुंच चुकी है, अब अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। किसकी वजह से? सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से। हम चूंकि पीटीपी को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ सोडियम को ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो सोडियम की वजह से अंदर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। अब इसका मतलब है नर्व इम्पल्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब जैसे ही अंदर जो पोटेंशियल है
वो -50 से जैसे ही बेटा वो पहुंचेगा कहाँ तक, वो तकरीबन पहुंचेगा +50 तक। तो चूंकि ये सोडियम वोल्टेज गेट्स होते हैं तो बेटा ये हो जाएंगे क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब मजीद सोडियम अंदर आना बंद हो जाएगा। जब मजीद अंदर सोडियम आना बंद हो जाएगा तो सोडियम गेट हो जाएंगे क्लोज, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीपोलराइजेशन। तो बेटा +50 पे ओपन होंगे पोटाशियम गेट। अब पोटाशियम चूंकि हमने पढ़ा था कि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो बेटा पोटाशियम जो है वो अंदर से बाहर आने लग जाएगा। तो बेटा जब पोटाशियम जो है वो अंदर से बाहर आने लग जाएगा, अंदर दोबारा से नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो जब अंदर मजीद दोबारा से नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा तो इस अमल को हम नाम देते हैं रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन जो है ये ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोटाशियम गेट ओपन होते हैं +50 पे, और जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो बाहर आने लगता है। और होना तो ये चाहिए कि ये पोटाशियम आए -70 तक, लेकिन ये -70 तक नहीं आता। असल में पोटाशियम जो गेट हैं वो क्लोज होने में टाइम लेते हैं, तो ये हमने स्टेप को नाम दे दिया था, ये हमारा 4th स्टेप। पोटाशियम जो गेट्स हैं वो क्लोज होने में टाइम लेते हैं, इसलिए बेटा ज्यादा पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से अंदर -70 की बजाय ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस अमल को हम नाम देते हैं हाइपर रीपोलराइजेशन। तो ये पांचवा जो हमारे पास स्टेप है ये है हाइपर रीपोलराइजेशन। तो हाइपर रीपोलराइजेशन की वजह से अंदर बजाय -70 के -70 से भी ज्यादा चार्ज आ चुका है, यानी कि अब नेगेटिव जो है -70 से भी ज्यादा हो चुका, तकरीबन -90 तक जाती है बात। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है रिकवरी का। अब रिकवरी में क्या होगा, यही जो हमारे पास वोल्टेज था -70 का पोटेंशियल था, ये दोबारा से रिकवर किया जाएगा, अचीव किया जाएगा। तो बेटा जब ये अचीव किया जाएगा तो ये जो चार्ज है ये -90 या -85 से दोबारा से आ जाएगा -70 तक। ठीक है जी। अच्छा, तो ये मैंने एक मजीद आगे एक टेबल बनाता हूँ, मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं तो स्टूडेंट्स को एक मैं की टेबल देता हूँ, जिससे उनको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो बेटा ये मैंने 6 के 6 इवेंट्स आपके सामने लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे टिक क्रॉस करेंगे, और टिक क्रॉस करके यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टेबल जो है हमें टॉपिक को समझने में किस तरह से हेल्प कर रहा है। तो बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब था तो असल में सोडियम गेट्स थे क्लोज, तो यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस। ठीक है। वोल्टेज जो पोटाशियम वोल्टेज गेट्स हैं वो भी क्लोज। जो सोडियम पोटाशियम पंप है बेटा वो काम कर रहे थे, तो इसको हम टिक करेंगे। लीकी चैनल हमेशा क्या रहते हैं, ओपन, ये कभी भी क्लोज नहीं होते जो लीकी चैनल्स होते हैं। तो और पोटेंशियल हमारे पास कितना था, डेट इज -70। ठीक है जी। अब आया स्टिमुलस। तो जब स्टिमुलस आया तो थोड़े से हमारे पास जो गेट्स थे, ये जो हमारे पास गेट्स थे, जो वोल्टेज गेट्स हैं ये भी हमारे पास हैं इस वक्त क्लोज। और पोटाशियम वोल्टेज गेट्स जो हैं ये भी हमारे पास क्लोज हैं। जबकि सोडियम पोटाशियम पंप जो हैं बेटा ये हमारे पास हो गए क्लोज। लीकी चैनल ये रहेंगे ओपन। जबकि जो वोल्टेज है -70 से -50 तक चला गया। नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेट्स ओपन हो गए, पोटाशियम गेट्स जो हैं वो वोल्टेज गेट्स वो अभी भी क्लोज हैं, यहाँ से पंप जो हैं ये भी क्लोज हैं। ठीक है जी। लीकी चैनल
ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर है, रीपोलराइजेशन में हमने ये किया कि माइनस, जो पोटेंशियल है वो -50 से लेके तकरीबन +50 तक गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में सोडियम गेट्स, वोल्टेज गेट जो हैं ये क्लोज हो गए हैं। इसके अलावा पोटाशियम वोल्टेज गेट जो हैं ये अपने वोल्टेज पे ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा सोडियम पोटाशियम पंप जो हैं ये भी क्लोज हैं, लीकी चैनल ऑलवेज ओपन। और यहाँ पर हमारे पास जो रीपोलराइजेशन हुई है, वो जो वोल्टेज है वो तकरीबन +50 से माइनस। अच्छा, इसी तरह से हाइपर रीपोलराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर पोटाशियम जो सोडियम गेट्स हैं वो तो वैसे ही क्लोज हैं। पोटाशियम गेट चूंकि लेजी हैं क्लोज होने में, इस वजह से अभी ओपन थे। लीकी चैनल जो है ये। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो मैं आपको टिक क्रॉस कर रहा हूँ, ओपन क्लोज कर रहा हूँ, ये हमारे पास एट अ टाइम जो है ये क्लोज भी होते हैं और ओपन भी हो रहे होते हैं। लेकिन हम सिर्फ इनको आसानी से समझने के लिए जो है इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट बनाने में आसान हो जाए। अच्छा, ये जो हमारे पास है हाइपर रिपोलराइजेशन की वजह से ये हो गया -90 तक। रिकवरी की बात करें तो रिकवरी में पोटाशियम गेट कब के क्लोज हो चुके हैं, सोडियम गेट कब के क्लोज हो चुके हैं, पोटाशियम गेट भी अब लेजी थे लेकिन क्लोज हो चुके हैं। पंप यहाँ पर ओपन होंगे, इसके अलावा चैनल भी ओपन होंगे। और जो वोल्टेज है वो -90 से दोबारा आ जाएगा कहाँ तक, -70 तक। तो यहाँ तक जो है हमारे पास। अच्छा बेटा, ये तो हमने सारा देख लिया है कि किस तरह से पोटेंशियल चेंज होता है और नर्व इम्पल्स जो है वो बेटा एक वेव की सूरत में क्रिएट होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है जो कि अक्सर बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पहली नर्व इम्पल्स थी, जो बेटा पहली नर्व इम्पल्स थी वो कैसे क्रिएट हुई थी। पहली नर्व इम्पल्स कैसे क्रिएट हुई, यानी कि थ्रेश होल्ड की तरफ जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जा रहा है तो वो कैसे गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, उसका जवाब ये है कि जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्रिएट होता है ना, तो सोडियम जो वोल्टेज गेट्स हैं, बेटा जो सोडियम वोल्टेज गेट्स हैं वो कुछ हो जाते हैं ओपन। ठीक है। सम, वैसे तो सारे के सारे होते हैं क्लोज, लेकिन कुछ जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो बेटा ये एक एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि कुछ जो सोडियम गेट्स हैं वो थ्रेश और स्टिमुलस क्रिएट होने के दौरान ओपन होते हैं। तो ये बात बेटा आपने याद रखनी है। ठीक है जी। तो अब हम अगर ये पूछें कि जो हमारा जो वोल्टेज है ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, वो बेटा कितना होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो बेटा होता है -70। ठीक है। और उसके बाद जो वोल्टेज है वो तकरीबन जो है +50 तक जाता है। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो +50 होता है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं, कब कौन सा गेट ओपन होता है, कौन क्लोज होता है। तो बेटा आपने ये अच्छे तरीके से लेक्चर सुनना है और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करनी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।